प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसी सर्किट ऑफ आरएल सीरीज, आरसी सीरीज एंड आरएलसी सीरीज। यहाँ पर आर डिनोट कर रहा है रजिस्टर को, एल इंडक्टर को और सी कैपेसिटर को। यानी कि हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रजिस्टर और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, रजिस्टर और कैपेसिटर के सीरीज और रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा था कि अगर केवल इंडक्टर, केवल कैपेसिटर या केवल रजिस्टर होगा तो उनका जो फेजर डायग्राम है वो कैसा बनेगा। आज इनके सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले आरएल सीरीज से, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड इंडक्टर ओनली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पहला हम लोग रजिस्टर और दूसरा हम लोग इंडक्टर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है इस, और ये हमारा इंडक्टर है और उसकी इंडक्टेंस L है। ये हमारा रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है बच्चों। ये हमारा कोई AC सोर्स है, ठीक है, E साइन ओमेगा t। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों करंट दौड़ेगा। मान लेते हैं करंट कितना होगा, I होगा, और वो I करंट इसमें से भी पास होगा और इसमें से भी पास होगा। यानी कि हम बात करें कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हमारा वोल्टेज भी इसके अक्रॉस सेम फेज में रहेगा। हम लोगों ने समझा था कि करंट और वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस सेम फेज में रहती है, लेकिन अगर मैं बात करूं करंट और वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, तो हम लोग देखते हैं इनके बीच में π/2 डिग्री का डिफरेंस होता है। वोल्टेज आगे चलती है, करंट पीछे चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने R और L को सीरीज में करा था, ठीक है ना। कंसीडर ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन RL, R एंड L, ठीक है। R और L का यहाँ पर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। जब इनको हम लोगों ने किसी AC सोर्स के साथ कनेक्ट करा तो दोनों के अंदर, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हेन द सीरीज combination connected to a voltage source, then a current I flows in the सर्किट। यानी कि सर्किट के अंदर हमारा करंट क्या फ्लो करेगा, I करेगा, प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। बात आप लोगों की समझ में आई, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, इससे ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा X है और ये हमारा, प्यारे बच्चों, Y है, ठीक है। हमने अज्यूम करके चले थे कि जिस डायरेक्शन में हमारा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है उसी फेज में हमारा क्या होगा, करंट भी होगा बच्चों। तो मैं करंट को रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इंडक्टिव वोल्टेज करंट से लीड करेगी बाय 90 डिग्री। यानी कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ वोल्टेज VL है और VL कितना एंगल बना के चल रही है बच्चों, π/2। क्लियर है। यानी कि अब यहाँ पर दो वोल्टेज है, एक वोल्टेज हमारा इंडक्टर के अक्रॉस है बच्चों VL, और एक हमारा
रजिस्टर के अक्रॉस है वी आर। ठीक है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, π/2। ये इस डायरेक्शन में तो ये ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है हम लोगों को, 90 डिग्री का मिल रहा है। लेकिन जो वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलेगी वी आर, और जो वोल्टेज हमें इसके अक्रॉस मिलेगी वी एल, इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रॉम द फेजर डायग्राम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस रजिस्टर एंड सीधा लिख देते हैं इंडक्टर, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज। ठीक है बच्चों, यानी कि हम बात करें जो हमारा E होगा वो हमारा इक्वल होगा वी आर प्लस में वी एल के, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि ये एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड टेकिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा बच्चों, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया E। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा वी आर नॉट प्लस में वी एल नॉट। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं E नॉट इज इक्वल टू वी आर नॉट का होल स्क्वायर प्लस में वी एल नॉट का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब वी आर नॉट क्या आ जाएगा, आई नॉट आर उस पूरे का होल स्क्वायर। मैक्सिमम करंट है बच्चों तो आई नॉट आ जाएगा। इसमें क्या होएगा, मैक्सिमम करंट तो आई नॉट ही रहेगा, लेकिन इसका जो इम्पीडेंस आएगा वो एक्स एल आएगा, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट। अब ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, देखो आई नॉट दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, और ई नॉट बाय आर नॉट को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जेड। ठीक है, और ये हमारा इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर, और यहाँ जो जेड है वो बता रहा है इम्पीडेंस को। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर क्या है, एक रजिस्टिव कंपोनेंट भी है। ठीक है ना, इंक्लूड्स रजिस्टिव कंपोनेंट, और यहाँ पर एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस है। ठीक है, रिएक्टेंस कैसी थी बच्चों, नॉन रजिस्टिव। ठीक है, नॉन रजिस्टिव को हम लोगों ने रिएक्टेंस बोला, अगर उसमें एक रजिस्टिव कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है तो उसको हम लोगों ने बोला इम्पीडेंस। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई? हाँ के ना, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वी एल और वी आर का क्या मिलेगा, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट मिलेगा प्यारे बच्चों। क्या मिलेगा हम लोगों को, इसका रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, रिजल्टेंट हम लोगों को मिलता है, मान लेते हैं E। ठीक है, और ये E हमारा करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ पर करंट I है और इधर हमारे पास ये बच्चों E है, और ये एंगल कितना है, फाई। ठीक है, अगर ये एंगल फाई निकालना चाहते हैं तो आप फिगर में देखो, ये हाइट होगी, ये बेस हो गया, ये एज ए हाइपोट हो गया। हाँ कि ना, यानी कि ये इस डायरेक्शन में अगर हम लोग सिर्फ ई वी एल और आर का डायग्राम बनाते हैं तो इधर वी आर है बच्चों, इधर वी एल है, और इधर हमारे पास ई है। हाँ कि ना, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को टेंजेंट फाई चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं वी एल अपॉन में वी आर, लिख सकते हैं कि नहीं, वी टेंजेंट फाई चाहिए वी एल अपॉन में वी आर।
ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इसी पेज के ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट फाई वी एल अपॉन में वी आर हम लोगों ने लिखा। टेंजेंट फाई फॉर मैक्सिमम आई नॉट आर अपॉन में आई नॉट एक्स एल लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों टेंजेंट फाई हमें जो मिलेगा वो आर बाय एक्सएल मिलेगा, हाँ कि ना। तो ये यहाँ से हम लोग फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इसमें अगर एक चीज़ और आप देखोगे, देखो इस डायरेक्शन में हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा, इस डायरेक्शन में हमारा इंडक्टेंस मिलेगा, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या मिलेगा, इम्पीडेंस मिलेगा। यानी कि अगर फेजर डायग्राम को अगर हम लोग फिर बनाते हैं, ये Z और ये एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल यहाँ पे भी ला सकते हैं हम लोग ऐसा डॉटेड करके। तो ये हमारा एंगल बनेगा ना फाई, तो कॉस फाई अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये R बाई जेड की इक्वल आएगा, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोट, ये Z है बच्चों। ठीक है, तो दो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, टेंजेंट फाई R बाय एक्सएल होता है और कॉस फाई यहाँ पर R बाय जेड होता है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला था एसी सर्किट दैट कंटेन्स रजिस्टर एंड इंडक्टर का। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करें और ये सारी चीज़ें एक बार नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई? तो हम लोगों ने इस फिगर से, यहाँ से हम लोगों ने निकालना सीखा है कि भाई अगर हमें इम्पीडेंस निकालना हो, अगर हम लोगों ने इम्पीडेंस निकालना हो, ठीक है, Z निकालना हो, तो ये आर स्क्र प्लस में एक्सएल का होल स्क्र होगा। ठीक है, और उस पूरे का हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर अगर हम लोगों को टेंजेंट फाई चाहिए तो ये आर बाय सॉरी एक्सएल बाय आर, हाइट अपॉन में बेस, सॉरी बच्चों लगता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन है, उल्टा लिख दिया, यहाँ एक्सएल आएगा, ये क्या है आई नॉट एक्सएल और आई नॉट आर। ठीक है, छोटा सा करेक्शन है बच्चों, एक बार कर लीजिएगा इसको। तो ये टेंजेंट फाई यहाँ पे एक्सएल बाय आर हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन आप एक बारी आप कीजिएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ फिर बना देता हूँ। देखो बच्चों, फेजर डायग्राम में हमारे पास इधर वी आर था, इधर हमारे पास वी एल था, और ये रिजल्टेंट हमें ई मिल रहा था, और ये एंगल कितना बना रहा था, फाई। तो टेंजेंट फाई जो हमें मिलेगा वो वी एल अपॉन में वी आर। फॉर मैक्सिमम इसको आई नॉट एक्स एल और आई नॉट आर लिख सकते हैं, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, टेंजेंट फाई एक्स एल अपॉन में आर, हाँ कि ना। ठीक है, और इन द सेम वे अगर आप लोगों को कॉस फाई चाहिए तो कॉस फाई आर बाय जेड होगा। ठीक है, ये कैसे निकाला कि इधर हम लोगों ने आर कंसिडर करा, इधर हमारा एक्सएल था, और ये हमें क्या देगा, जेड देगा, और ये भी एंगल कितना बनेगा, फाई। तो कॉस फाई होता है बेस अपॉन में हाइपोट, तो बेस हमारे पास आर है और हाइपोट हमारे पास जेड है। ठीक है, बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या निकालना सीखा, इम्पिडेंस निकालना सीखा, टेंजेंट फाई यानी कि फेज एंगल निकालना सीखा। ठीक है, ये फाई क्या है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स एक्सएल बाय आर, दिस इज द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। और इससे हमें पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हमारा जो करंट है वो आई पीछे है और वोल्टेज हमारा आगे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय
फाई एंगल, ये रिजल्टेंट है। यानी कि अगर ई की वैल्यू हम लोगों ने लिखी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई हमारे पास क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है बच्चों, तो फाई से हम बता सकते हैं कि हमारा करंट कितना पीछे चल रहा है। इसमें हमें पता चल रहा है कि करंट पीछे और वोल्टेज हमारा आगे है। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों को, बात क्लियर हुई? ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग को टाइम श्योर हो जाइए कि ये चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गई है। अगर फिर भी हल्का फुल्का आपको डाउट लगता है तो एक बारी वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस वीडियो को पूरा का पूरा एक बारी आप लोगों ने रिपीट करना है, अगर आपको हल्का फुल्का भी आप लोगों को डाउट लगता है। ठीक है बच्चों, फेज़र डायग्राम को आप लोगों ने ध्यान देना है कि ये हमारा फेज़र डायग्राम है। ठीक है, और फेज़र डायग्राम में हमने देखा कि जो करंट है वो पीछे है और वोल्टेज हमारा फाई एंगल से आगे की तरफ है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक कॉइल है, when connected across a 10 volt DC supply it draws a current of 2 एम्पियर। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को कि वो क्या कहता है कि हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल को जब किसी 10 वोल्ट डीसी सोर्स है हमारे पास, उसके साथ कनेक्ट करा, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करता है वो कितना करता है बच्चों, 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, यानी कि अब इस रजिस्टर का, ये इस कॉइल का हमें क्या मिल रहा है, रजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, वो रजिस्टेंस कितना होगा, V/I, और यहाँ से R हम लोगों को मिल जाएगा 10/2, कट करने पर R यहाँ पे आ गया 5 ओम। लेकिन वो कहता है कि अगर इस डीसी सोर्स को रिप्लेस करके हम लोग किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, यानी कि सेम फिगर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पर अब उसने क्या करा, एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट एसी, तो यहाँ प्यारे बच्चों जो करंट हम लोगों को मिलता है वो कितना मिलता है, 1 एम्पियर का करंट हम लोगों को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर अब जब करंट की बात आई, ठीक है, जब एसी के साथ कनेक्ट करा तो ये जो 10 वोल्ट मिलती है वो आरएमएस वैल्यू मिलती है, और ये जो करंट होता है ये आरएमएस करंट होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि जब भी सर्किट के अंदर हम करंट की बात करते हैं एसी या वोल्टेज की, तो हमेशा वो आरएमएस करंट होता है, कभी भी हम लोग पीक करंट या एवरेज करंट की बात नहीं करते। ठीक है, फंडा समझ में आया? तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं, देखो अब करंट जब यहाँ फ्लो कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इस कॉइल की वजह से हमें क्या मिल रहा है, इम्पीडेंस भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो Z हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, VRMS अपॉन में IRMS। ठीक है, Z की वैल्यू VRMS कितना है बच्चों, 10 वोल्ट, IRMS 1, यानी कि Z हमें मिल गया 10 ओम। हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इम्पीडेंस। फॉर्मूला हमें पता है कि Z का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, या एक्सएल इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एक्सएल इज इक्वल टू Z का 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस R यानी कि 5 है, 5 का होल स्क्वायर 25। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो XL है वो √75 आ गया, XL 25 गुना 3 लिख सकते हैं, XL यानी कि 5√3 ओम आ गया। ठीक है, अब XL क्या होता है, 2πfL इज इक्वल टू 5√3, L चाहिए 5√3 अपॉन में 2
पाई एफ का वैल्यू 50, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, तो एल को जब सॉल्व करते हैं तो 0.028 हेनरी यहाँ पर हमें आंसर मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, फंडा समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, विच रन्स एट 80 वोल्ट डीसी एंड कंज्यूम 10 एम्पियर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी। देखो इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, जिसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है बच्चों, 80 वोल्ट दे रखी है, और उसको कंज्यूम करता है 10 एम्पियर। यानी कि हम लोग बात करें, एक हमारे पास लैंप है 80 वोल्ट का और 10 एम्पियर करंट वो कंज्यूम करता है, ठीक है, और उसको कनेक्ट करा है हमने 100 वोल्ट सप्लाई से। यानी कि अगर 100 वोल्ट से सीधा कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि काम ये 80 वोल्ट पे करता है, तो 20 वोल्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सीरीज में हम लोगों ने क्या लगाया, एक इंडक्टर लगाया। क्या लगाया, एक इंडक्टर लगाया। ठीक है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चॉक रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, एक इंडक्टर लगाया जिसका इंडक्टेंस हमारे पास क्या था, एल था। ठीक है बच्चों, फंडा समझ में आया आप लोगों के, फंडा आप लोगों के समझ में आया कि यहाँ पर जब इंडक्टर हम लोगों ने लगाया बच्चों, तो कुछ वोल्टेज जिसके ड्रॉप अक्रॉस होगा और कुछ वोल्टेज जिसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इस पूरे के पूरे सर्किट से करंट कितना जाएगा, 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर कैसी है, IRMS, और ये कैसा है बच्चों, VRMS। ठीक है ना, तो VRMS हम लोगों को मिल गया बच्चों 100 वोल्ट, IRMS हमें कितना मिल गया बच्चों, 10 एम्पियर। ठीक है, Z निकाल सकते हैं, VRMS अपॉन में IRMS Z। ठीक है, VRMS बच्चों 100 और ये 10 कटने के बाद हमें मिल गया 10 ओम। ठीक है, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालनी है, लेकिन इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, लेकिन अब R हमें नहीं पता प्यारे बच्चों क्या आएगा। अब R की वैल्यू अगर हम देखें, देखो ये V है, ये I है, ठीक है ना, अगर R निकालना चाहते हैं तो V बाई I, R की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे R 8 ओम आ गया बच्चों। तो Z की वैल्यू बच्चों हमें पता है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, XL सॉल्व करने के बाद √36 आ जाएगा, या XL हम देखेंगे यहाँ 6 ओम हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अगर XL पता है तो वो 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू 6, एल की वैल्यू 6 अपॉन में 2 पाई एफ, ठीक है, 6 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में एल 50। थोड़ी देर के लिए इसको काट सकते हैं, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन में 50, यानी कि 0.02 हेनरी। ये अप्रोक्स आंसर है बच्चों। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स आंसर है। अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो ये 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, से 1.99 एग्जैक्ट हो जाएगा ये फिर। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, 220 वोल्ट का, ठीक है, हम उसको अप्लाई करते हैं डिवाइस X के, ठीक है, तो वो करंट कंज्यूम करता है 0.5 एम्पियर, ठीक है, विच इज लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि अगर यहाँ फिगर में बात करते हैं, ये कोई AC सोर्स है 220 वोल्ट AC, उसको हम लोगों ने किसी डिवाइस X के साथ कनेक्ट करा, तो हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज आगे चलती है और करंट पीछे चलता है, और कितना, π/2 से। ठीक है, करंट की वैल्यू इसने यहाँ बताई है बच्चों, कितना है, 0.25
एम्पियर। ठीक है, तो ये x मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये x यहाँ पर क्या है, इंडक्टर है, क्योंकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर यहाँ पर ये Vrms था, ये Irms है, तो हम लोग Z निकाल सकते हैं या X निकाल सकते हैं, XL, क्योंकि प्योर इंडक्टर है। ठीक है, Vrms अपॉन में Irms, तो यहाँ XL हमें मिल गया 220/0.25, XL सॉल्व करने के बाद 880 ओम। एट द सेम यहाँ पर वो क्या कहता है कि अब सेम सोर्स हम लोग किसी वाई के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब कहता है कि सेम करंट फ्लो करता है बट इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज के अंदर रहती है। ये वाई हो गया, ठीक है। ये 220 वोल्ट बच्चों एसी है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करा है। करंट फ्लो करने पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, यानी कि ये डिवाइस हमारा कौन सा है, रजिस्टर है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर R निकालते हैं तो ये Vrms अपॉन में Irms, यानी कि V अपॉन में I सीधा सीधा लिख सकते हैं, V अपॉन में I। R की वैल्यू कंफ्यूज नहीं होना, RMS लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक ही बात है। ये 220 वोल्ट है, ये Irms है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कितना हो गया 220/0.25, तो यहाँ पर भी R कितना हो गया 880 ओम। दिमाग की बत्ती तब जलती है प्यारे बच्चों, ये कहता है कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। देखो x और y तो हमने पता कर लिया, कह रहे कैलकुलेट द करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज अप्लाइड। सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग रखते हैं, यानी कि अब हम लोगों को पता चल गया कि एक तो इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, दोनों को हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने रखा है। ठीक है, तो इसका 880 ओम है, इसका भी 880 ओम है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास L है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना है, Z निकालना है। Z का फॉर्मूला R² प्लस में XL का होल स्क्वायर, सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इनमें से एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है। ठीक है, तो 880 का होल स्क्वायर प्लस में 880 का होल स्क्वायर, उस पूरे का स्क्वायर रूट, तो Z आ जाएगा 880√2 ओम। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब वोल्टेज कितना है 220, तो Irms निकाल सकते हैं बच्चों, वो क्या आएगा Vrms अपॉन में Z। सॉल्व करने पर देखते हैं 220/880√2, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1/4√2 एम्पियर। ये Irms हम लोगों को वैल्यू मिल गया। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक इंडक्टर है L और एक रजिस्टर है R, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा है, अक्रॉस से 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, यानी कि हम लोग ये हमारा फिगर बनकर तैयार, ये हमारा R हो गया, ये हमारा L हो गया, ये 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज यहाँ पे सप्लाई है AC। ठीक है, कह रहे हैं कि एक करंट फ्लो करता है 0.5 एम्पियर का सर्किट में। कितना फ्लो करता है 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। तो हम लोगों ने बताना है, अच्छा, द करंट डिफर इन फेज फ्रॉम वोल्टेज बाय π/3 रेडियन। अब देखो RL सर्किट है, तो RL सर्किट में यहाँ पे करंट होगा और यहाँ पर वोल्टेज होगी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है π/3। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। बड़ा आसान सा है भाई, बड़ा आसान सा है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया Vrms हो गया, करंट कितना हो गया Irms, तो हम लोग Z निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, Vrms अपॉन में Irms, तो Z की वैल्यू आ गई
12 अपॉन में 0.5 यानी कि 24 ओम। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो cos फाई होता है वो R बाय जेड होता है। अब उसने फेज एंगल दे दिया ऑलरेडी, cos पाई बाई 3 R बाय 24, यानी कि R की वैल्यू हो गई 24 cos पाई बाई 3 R 24। cos पाई बाई कितना होता है 1/2, कट करने पर ये आ गया 12 ओम। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, R मिल गया 12 ओम। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो एसी सर्किट है उसके अंदर अब रजिस्टर और कैपेसिटर है। केवल क्या है बच्चों, रजिस्टर और कैपेसिटर है। ठीक है, एसी सर्किट containing रजिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली। मतलब अब हमारा सर्किट के अंदर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, डायग्राम बना ले। ठीक है बच्चों, आपको नज़र आ रहा है? तो ये हमारा R हो गया बच्चों, ये हमारा C हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये हमारा सोर्स वोल्टेज है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से प्यारे बच्चों करंट दौड़ेगा और करंट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इस फिगर की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है तो हमारा वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगा। करंट की डायरेक्शन तो सेम रहेगी दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज पीछे चलता है VC, कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारा जब AC सोर्स कनेक्ट करते हैं किसी रजिस्टर और कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट तो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन जो वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस VR वो तो इन फेज रहेगी करंट के, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस देखेंगे वोल्टेज पीछे चलती है और करंट आगे चलता है बाय 90 डिग्री। जब इनके फेजर डायग्राम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फेजर डायग्राम की बात करते हैं। इधर हमारा X है और इधर प्यारे बच्चों हमारा Y है। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज VR अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा, हाँ कि ना, ये तो हमारा ओमेगा टी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कैपेसिटर की वोल्टेज बनाते हैं तो कैपेसिटर वोल्टेज हम देखेंगे हमारे करंट से कितना पीछे चलती है, π/2 डिग्री पीछे चलती है, यानी कि 90 डिग्री पीछे चलती है। ठीक है, अगर अब इन दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, E आता है। ठीक है, E क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा VR और VC का। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर, देखो थ्योरी मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी आप लोगों ने बुक से रेफर कर लेनी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की डिलीवरी है चाहे बुक का देखो चाहे यहाँ हमारा किसी भी बुक का रेफर करो, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, कंटेंट डिलीवरी हो सकता है, जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों को मैच करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपनी बुक या नोटबुक से। ठीक है, अब देखो जो वोल्टेज है V यानी कि E हमारा किसके इक्वल होगा, VC प्लस में VR के इक्वल होगा। ठीक है, टेकिंग द एम्पलीट्यूड ओनली, एम्पलीट्यूड ले रहे हैं तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू VC नॉट प्लस में VR नॉट।
ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ई नॉट इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा, देखो वी सी नॉट का होल स्क्वायर प्लस में वी आर नॉट का होल स्क्वायर। ई नॉट बच्चों अब यहाँ पर देखो वी सी नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आई नॉट आर का होल स्क्वायर, यानी कि ई नॉट बाई आई नॉट ये हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने लिख दिया z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस है ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और एक्सी यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंस है। ठीक है ना, तो रिएक्टेंस प्योर इंडक्टिव है, ये प्योर रेजिस्टिव है और ये इम्पीडेंस हमारा रेजिस्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने इम्पीडेंस बोला। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट फाई निकालना चाहते हैं, देखो अब हमने क्या निकालना है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल निकालना है। तो बच्चों देखो ये हमारे पास E और ये हमारे पास I। ओहो, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। चलो देखो, हम लोग को फिगर में देखा ऊपर कि हमारा E थोड़ा नीचे की तरफ है और I थोड़ा सा हमारा ऊपर की तरफ है। तो ये हमारे पास E और ये हमारे पास I और दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, फाई। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ चाहते हैं कि ये फाई निकले तो हम लोग टेंजेंट फाई का सहारा लेंगे। टेंजेंट फाई का सहारा क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि इधर हमारे पास VC था और इधर हमारे पास VR था, हाँ कि ना। तो टेंजेंट फाई क्या देगा, हाइट अपॉन में हाइपोट, सॉरी हाइट अपॉन में बेस। तो ये देखो ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारे लिए ऐसे हाइट और ये हमारे लिए बेस की तरह काम करेगा, VC अपॉन में VR। टेंजेंट फाई ये कहलाएगा हमारा आई नॉट, फॉर मैक्सिमम के लिए ले रहे हैं। देखो यहाँ VC और VR लिखने के बाद मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ क्योंकि इससे आसान हो जाता है, वी आई नॉट XC अपॉन में आई नॉट आर। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट फाई हमें जो मिला वो XC बाय आर हम लोगों को मिल गया। कॉस फाई भी निकाल सकते हो बच्चों, कॉस फाई भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। और वो कॉस फाई अगेन क्या होगा, आर बाय जेड होगा। मैं लिख देता हूँ आर बाय जेड। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो टेंजेंट फाई है वो हमें मिला XC बाय आर, और XC की वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा सी आर। तो फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी आर। इसी तरह कॉस फाई हमने निकाला आर बाय जेड, आर और जेड की वैल्यू बच्चों आर स्क्वायर प्लस में XC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने जेड निकालना सीखा, आर स्क्वायर प्लस में XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग वेव फॉर्म की बात करें तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ये तो हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म था। अगर करंट का देखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, यानी कि हमारा 5 डिग्री से हमारा करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज हमारा पीछे चल रहा है, यानी कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फाई एंगल। बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है बच्चों, तो एक बारी वीडियो को पॉज करना है आप लोगों ने और ये सारी चीज़ें एक बारी नोट डाउन करनी है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि ये किसको बताता है, VRMS को बताता है और ये पीक को बताता है। तो यहाँ जो करंट दौड़ेगा वो IRMS करंट होगा,
ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर आई की अगर लिखना चाहते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई होगा। ठीक है, मैं फिर लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, आई क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर स्टिल आप लोगों को फिर से यहाँ कुछ दिक्कत लगती है तो एक बार आप वीडियो को देखें, फिर आप लोग आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना है हम लोगों ने, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, बेटा आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे अब नज़र आ रहे हैं, ये बेस्ड है हमारे आरसी सर्किट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आरसी सर्किट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि एक एसी सर्किट है बच्चों, दैट कंसिस्ट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, करंट में क्या है, एक एक्स है और एक वाई है, सॉरी सर्किट में क्या है, एक एक्स और एक वाई है। कह रहा है द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज इन फेज by pi by 4 if the element is x is a pure resistor of 100 ohm. Name the circuit element y. देखो आरसी सर्किट बोला, अगर करंट आगे चल रहा है वोल्टेज पीछे चल रहा है तो हमारा दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कैपेसिटर होगा। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, तो ये हमारा रजिस्टर है और दूसरा हमारा कैपेसिटर है। कोई एसी सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि ओवरऑल हम लोग देखें कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से कितना आगे चल रहा है बच्चों, पाई बाई 4 आगे चल रहा है। ठीक है ना, कितना आगे चल रहा है, पाई बाय 4 आगे चल रहा है। देखिए द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 4। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। इफ एलिमेंट एक्स इज ए प्योर रजिस्टर ऑफ 100 ओम, यानी कि इसका हमें क्या दे रखा है, 100 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। नेम द एलिमेंट वाई, वाई हमारे पास क्या है बच्चों, कैपेसिटर है, कंफर्म हो गया। एंड कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इफ द आरएमएस वोल्टेज इज 141 वोल्ट, यानी कि वी आरएमएस हम लोगों को दे रखा है बच्चों 141 वोल्ट। हमने आई आरएमएस निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, आई आर एम एस निकालना है। लेकिन इसके अलावा हमें सिर्फ एक चीज और दे रखी है, दैट इज फाई। ठीक है, अब कॉस फाई आप लोगों को पता होता है ये आर बाय जेड होता है। जेड की वैल्यू आर बाय कॉस फाई हो गया। जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू बच्चों 100 हो गया, कॉस फाई 1/√2 यानी कि पाई बाई 4 था। ठीक है ना, इसकी वैल्यू पाई बाय 4 है और कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, यानी कि z की वैल्यू होगी 100√2 ओम, यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी 141.4 ओम। फंडा क्लियर हुआ। अब हमें आई आर एम एस निकालना है, तो भाई ये वी आर एम एस अपॉन में z हो जाएगा 141 अपॉन में 141.4। कट करने के बाद भाई हमारा जो आंसर आएगा वो अप्रोक्स 1 एम्पियर होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, 0.4 थोड़ा सा नीचे बड़ा है तो आंसर हम लोग सीधा सीधा 1 एम्पियर लिख दें। ठीक है ना, पर ये चीज़ें हमें सामने नहीं दिखानी है, ये कैलकुलेशन जो काटा हमने जो मारा है ना वो पीछे दिखाना है अगर बोर्ड का एग्जाम है तो। ठीक है ना, फंडा समझ में आया, कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंतहा हो गई इंतज़ार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अब इसकी बारी है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है कि एक 20 वोल्ट 50 वोल्ट लैंप है, 20 वॉट है, 50 वोल्ट लैंप है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी मेन ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर टू रन द लैंप।
भाई सीधी सी बात है, अगर 50 वोल्ट का लैंप है 250 से कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज़ हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, जिसकी कैपेसिटेंस हम लोगों ने सी वो निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब हमें इस चीज़ से यहाँ से दो चीज़ें पता चलेंगी, एक तो यहाँ से करंट पता चलेगा और एक यहाँ से इसका रेजिस्टेंस पता चलेगा। ठीक है, फ्रॉम द फिगर अगर हम P देखें 20 वॉट है और V देखें 50 वोल्ट है, तो R क्या हो सकता है, V स्क्वायर अपॉन में P। V कितना हो गया, 50 इंटू में 50 अपॉन में 20। एक जीरो से एक जीरो को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और ये 25, यानी कि R की वैल्यू 125 ओम, 25 गुना 5। एट द सेम टाइम अगर पावर देखें वो होती है V इंटू में I की वैल्यू P बाय V। P कितना है बच्चों 20, V कितना है 50, यानी कि 0.4 एम्पियर। यानी कि यहाँ से बात करें तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, VRMS है, और करंट यहाँ पर कितना है 0.4 एम्पियर, और ये IRMS है। अरे वाह, Z पता है, VRMS अपॉन में IRMS। Z की वैल्यू अगर देखेंगे VRMS कितना है 250 और IRMS कितना है बच्चों 0.4। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। 250 इंटू में 10 पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गया 4, कट करने पर ये चला गया 2500 बटा 4, 624, 1 2 5, यानी कि Z की वैल्यू आ गई 625 ओम। ठीक है, R की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 125 ओम। XC निकाल सकते हैं बच्चों। XC निकालने के लिए Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, XC Z 625 का होल स्क्वायर माइनस 125 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहाँ से XC जब निकालेंगे तो आ जाएगा 250√6 ओम। सॉल्व करने के बाद ये आएगा बच्चों। अब XC क्या होता है 1/2πfc होगा, C निकालना है। ठीक है, क्या जाएगा 1 अपॉन में 2πf इंटू में XC। C 2πf की वैल्यू बच्चों 50 हर्ट्स है, XC की वैल्यू 250√6 हो गया। C की वैल्यू लगभग 0.5 माइक्रो फैरड हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत देख लेना, अगर छोटा मोटा करेक्शन करना हो तो इस आंसर के ऊपर हल्का फुल्का डाउट है भाई, ठीक है, एक बारी आप कर लीजिएगा, वरना 0.5 माइक्रोफैरड ये आंसर आना ही आना है। 0.5 होगा या 5.2 होगा, एक बारी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके एक बारी आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कैपेसिटर है, ठीक है, इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड टू ए AC मींस द रिएक्टेंस दे रखा है बच्चों, ध्यान देना, ऑफ कैपेसिटर इज 40 ओम। देखो दो चीजें दे रखी है, रेजिस्टेंस 30 ओम, रिएक्टेंस 40 ओम। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। यानी कि अगर हम लोग सर्किट को देखें, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास C है। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 40 ओम, सॉरी 30 ओम, और यहाँ पे XC दे रखा है हमें 40 ओम, XC 40 ओम। ठीक है, फेज एंगल निकालना है। अरे वाह, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XC अपॉन में R। टेंजेंट फाई XC की वैल्यू कितनी है बच्चों 40 ओम, और ये 30 ओम। कट करने के बाद टेंजेंट फाई 4/3 या फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है,
आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आरएलसी, यानी कि अब रेजिस्टेंस इंडक्टर, यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों का सीरीज कम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना। एसी सर्किट containing resistor, inductor and capacitor in series। ठीक है, बुक के अंदर पैरेलल कम्बिनेशन नहीं है ना, हम लोग इसके ऊपर कभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, इस वजह से हम लोग उस चीज़ को अभी अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका सिर्फ सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं प्यारे बच्चों। डायग्राम बड़ा बनाया है, उसके पीछे की वजह भी समझ में आ जाएगी। ये बच्चों हमारा रेजिस्टेंस R है, इसका इंडक्टेंस L है और इसका कैपेसिटेंस हमारे पास C है। ठीक है बच्चों, ये तीनों में हमारा करंट हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज सेम फेज में रहेगा, यहाँ वोल्टेज VL 90 डिग्री से आगे रहेगा और यहाँ VC 90 डिग्री से पीछे रहेगा, यानी कि करंट आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा। यहाँ वोल्टेज आगे, करंट पीछे, यहाँ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हमारा जो सोर्स था E = E0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से करंट हमारा दौड़ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास RMS वैल्यू है, ERMS, और ये हमारे पास IRMS। ठीक है, फेजर डायग्राम के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो ये हमारा Y, ये हमारा X। ठीक है, ये बच्चों VR है और इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी था, इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी था I, और इनिशियली ये एंगल कितना बना के चल रहे थे, ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर हम लोग इंडक्टिव वोल्टेज की बात करते हैं तो वो आगे चलती है करंट से, करंट से प्यारे बच्चों कहाँ चलेगी, वो आगे चलेगी VL, और कैपेसिटिव वोल्टेज करंट से पीछे चलती है VC। ठीक है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, VL और VC एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये फंडा हमें समझ में आया। अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो मान लेते ये हमें मिलेगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको थोड़ा थिक करके। ठीक है, ये मान लेते VL - VC हम लोगों को मिला। ठीक है, क्या मिला, VL - VC। इसको बहुत सिंप्लीफाई करके भी डायग्राम बना सकते हैं आप लोग कि भाई ये हमारा VR था, इसी डायरेक्शन में हमारे पास I था, इससे ऊपर की तरफ VL मिलेगा, नीचे की तरफ VC मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए VL बड़ा है, VC छोटा है, फॉर VL > VC, VL > VC। ठीक है ना, VL > VC। तो ये हमें मिल जाएगा VL - VC। अब एक VR वोल्टेज, एक ये वोल्टेज है, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, E हो गया। हाँ क्या ना, सेम यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो E आएगा वो क्या होगा, VR प्लस में VL - VC। ठीक है, टेकिंग द एम्पलीट्यूड ओनली, तो ये बन जाएगा बच्चों E0
इज इक्वल टू वी आर नॉट प्लस में वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ई नॉट, देखो वी आर नॉट का होल स्क्वायर प्लस में वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आप लोगों के? ई नॉट ये आ जाएगा आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस में आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। ई नॉट बाई आई नॉट, यहाँ से आई नॉट बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या लाएगा हमारे पास जेड, ये जेड होगा आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्स सी उस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इम्पीडेंस बच्चों। क्या आ गया ये हमारे पास प्यारे बच्चों? इम्पीडेंस। ठीक है, यह इम्पीडेंस हमारा इंडक्टिव हो सकता है, इट कैन बी इंडक्टिव, इट कैन बी कैपेसिटिव और इट कैन बी रजिस्टिव। ठीक है ना? फंडा क्लियर है? फॉर इंडक्टिव इम्पीडेंस, अगर इम्पीडेंस हमारा हो इंडक्टिव हो, ठीक है, तो उस केस में देखो बेटा ये एक्सएल बड़ा होना चाहिए और एक्सी छोटा होना चाहिए, एक्सएल बड़ा होना चाहिए, एक्सी छोटा होना चाहिए। उस केस में जो जेड हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इंडक्टिव इम्पीडेंस। ठीक है, इंडक्टिव इम्पीडेंस मिल रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। फॉर कैपेसिटिव इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, अगर कैपेसिटिव इम्पीडेंस की बात करें तो एक्स सी बड़ा होना चाहिए, एक्सएल छोटा होना चाहिए। तो अब करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। अगर बोल दे कि भाई जो Z है वो हमारा रजिस्टिव हो, रजिस्टिव कब होगा? जब XL और XC दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो ये दोनों कट जाएंगे तो Z हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? R के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारा इम्पीडेंस कैसा होगा? रजिस्टिव होगा। और यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, यानी कि वोल्टेज और हमारा करंट क्या रहेंगे? सेम फेज के अंदर रहेंगे बच्चों। बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि अगर ये एंगल यहाँ पर फाई बन रहा है तो ये फाई निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा? फाई होगा। तो टेंजेंट फाई क्या होगा? हाइट वी एल माइनस वी सी अपॉन में बेस। टेंजेंट फाई देखो अब आई नॉट एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कट गया। टेंजेंट फाई यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। हाँ के ना? इसी तरह अगर कॉस फाई निकालना चाहते हो तो ये आर बाय जेड होगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कॉस फाई आर बाय जेड। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों के? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इम्पीडेंस निकालना सीखा, टेंजेंट फाई निकालना सीख लिया, कॉस फाई निकालना सीख लिया। अगर टेंजेंट फाई ये जो आया है वो हमारा जस्टिफाई कर देगा कि फेज एंगल कितना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है ना? लेकिन ये टेंजेंट फाई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे ना, अगर सर्किट इंडक्टिव हो गया तो ये एक्सएल माइनस एक्सी होगा, अगर ये कैपेसिटिव हो गया तो यहाँ बच्चों टेंजेंट फाई जो बनेगा वो एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर बनेगा, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। आ गया भाई? अच्छा नहीं दिख रहा, इसके लिए बात कर रहे हैं। फॉर कैपेसिटिव के लिए टेंजेंट फाई होगा
एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई है, फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने पर हम लोगों को समझ में आएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ये सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन हैं इनके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारा फाउंडेशन बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन बना देते हैं बच्चों, तो हमें अब आईआईटी और मेन के क्वेश्चन करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इस चैप्टर के एंड के ऊपर हम लोग इसके आईआईटी और नीट के क्वेश्चन जरूर रखेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम लोग यहाँ पर सीबीएसई के क्वेश्चन और कुछ बेसिक लेवल के ऊपर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कभी ना कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करा है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। कह रहे एक रजिस्टर है बच्चों, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तीनों को हम लोगों ने कनेक्ट करा एक 2 वोल्टेज सोर्स 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस हम लोगों ने निकालना है। देखो बच्चों, टू 30 वोल्ट AC, ये हमारे पास 50 ओम आर हो गया, ये हमारे पास इंडक्टेंस हो गया 20/पाई हेनरी, और ये यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया 5/पाई माइक्रो फेरेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या निकालना है? इम्पिडेंस निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? इम्पिडेंस। तो Z फॉर्मूला हमें पता है प्यारे बच्चों, R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC उस पूरे का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग XL निकाल लें, तो 2πfL होता है। 2πf की वैल्यू बच्चों 50 हर्ट्ज दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, इनटू में L की वैल्यू कितनी है? 20/पाई। पाई से बच्चों पाई कट गया हमारे पास। ठीक है, 2 दूनी 4 और 5, 40/50, यानी कि यहाँ पे आ गया 2000 ओम एक्सेल। द सेम वे एक्सी क्या हो जाएगा? 1 में ओमेगा सी, यानी कि 1 में 2πfc। 1 में 2πf की वैल्यू बच्चों 50 और c का वैल्यू कितना है? 5/पाई। देखो माइक्रो फेराड है 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ पाई से हम लोगों ने पाई को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 25 पंजे, ये 50 को 5 से 250 और 500। ठीक है, तो ये हमारे पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ XC इज इक्वल टू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 500। XC मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 कट गया, 2 1 2 3, यानी कि XC की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई? 2000 ओम। ठीक है, Z निकालना चाहते हैं, R का स्क्वायर। R का स्क्वायर कितना बच्चों? 50 का स्क्वायर प्लस में 2000 माइनस 2000 का होल स्क्वायर। नहीं दिख रहा आप लोगों को? देखो Z क्या है हमारे पास? R कितना है बच्चों? 50 प्लस में XL कितना है बच्चों? 2000। XC भी कितना निकला है? 2000 उस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि 2000 में से 2000 चला गया। 50 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, यानी कि Z कितना आ गया हमारे पास? 50 ओम आ गया, यानी कि सर्किट हमारा कैसा हो गया? प्योर रेजिस्टिव हो गया। ठीक है ना, ये कैसा सर्किट हो गया? प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, सर्किट जब प्योर रेजिस्टिव हो जाता है तो वहाँ पर रेजोनेंस आता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। रेजोनेंस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है, लेकिन वहाँ का रेजोनेंस और यहाँ का रेजोनेंस में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा क्या, सर्किट भी अलग है तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है, रेजोनेंस का मतलब सेम है पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अननोन है, एक रजिस्टर है 100 ओम का, और एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों को दे रखी है L इज इक्वल टू 4π हेनरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को कैसे कनेक्ट करके रखा है? सीरीज में कनेक्ट करके रखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। सर्किट फिर से बना ले।
प्यारे बच्चों, ये हमारे पास R दे रखा है 100 ओम, इंडक्टेंस L दे रखी है 4/π², और ये हमारे पास C। ठीक है, XL निकाल लेंगे हम लोग और XC भी हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स है हमारा। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। करेक्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड द करंट दैट फ्लो इन द सर्किट व्हेन द करंट इन फेज विद द वोल्टेज। प्यारे बच्चों, यानी कि उसने बोल दिया कि यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है कि करंट इन फेज विद वोल्टेज। ठीक है, करंट हमारा फेज में है वोल्टेज के, यानी कि सर्किट कैसा हो गया, प्योर रजिस्टिव हो गया। प्योर रजिस्टिव होने का मतलब यहाँ पे एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना, इन फेज है ना, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, तो उस टाइम पे एक्सी और एक्सएल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर सेम फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो हम लोग देखेंगे कि XL और हमारा XC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। XL की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2πfL, और XC की वैल्यू है 1/2πfC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2πf इंटू में 2πfL। हाँ कि ना, C हो जाएगा। अब देखो 4π² f² L, 1/4π² इंटू में f²। L की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4/π², π² से π² कैंसिल, C 1/4 गुना में f कितना है बच्चों, 50 इंटू में 50 इंटू में 4, तो 16। अब ये आ गया C इजिकल टू 1/420, यानी कि 200 गुना 200, तो थोड़ा कंफ्यूजन भाई, 200 गुना 200, 4 गुना 10 की पावर माइनस का प्लस का 4, यानी कि C यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1/4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4, यानी कि सॉल्व करने पर हम लोग C लिख रहे हैं यहाँ पर 25 माइक्रोफैरड। C का वैल्यू कितना है बच्चों, 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब सर्किट के अंदर करंट पूछा है, तो वोल्टेज कितना है बच्चों, 200 वोल्ट है, प्योर रजिस्टिव है, 100 ओम हो गया। आई निकाल सकते हैं 200/100, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 एम्पियर। ठीक है, कर सकते हैं, करना भाई, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भाई 25 माइक्रोफैरड आएगा, 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कीजिएगा, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा।